Yes, students, welcome to all of you. So, students, today we are going to start the new chapter, that is chapter number 2, structure of atom. ठीक है, so start करते हैं हम chapter 2, structure of atom. So, students, आप इसके बारे में थोड़ा बहुत क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर लेवल हम बढ़ाते रहेंगे और हायर लेवल की तरफ चलेंगे. सो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं एटम की. एटम्स हैव बेसिकली यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम्स हैव सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स. क्योंकि देखो एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा था कि डाल्टन ने क्या कहा कि एटम्स आर इंडिविजिबल, बट ये बात बाद में गलत प्रूव हो गई कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है. एटम्स आर डिविजिबल, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, बट इनिशियली इट वाज ऑब्जर्व दैट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स of the atoms are three. There are three subatomic particles: electrons, protons and neutrons. मतलब कि पहले स्टार्टिंग में ये जब पता करा गया कि एटम जो है वो डिविजिबल हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि एटम के अंदर तीन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. स्टार्टिंग में तो ये तीन ही डिस्कवर हुए थे. ठीक है ना. उसके बाद बहुत सारे पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं. नियर अबाउट पता नहीं 24 या 27 के अराउंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के. मतलब कि एटम्स के अंदर भी और बहुत सारे छोटे छोटे चीजें होती हैं. ठीक है ना. तो एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, वो डिविजिबल है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैंगे. तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है. तो बेसिकली यहां पर हम स्टार्ट करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम. जो मेन पार्टिकल्स हैं, कहते हैं ना, जो मेन पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो है तीन ही एटम्स के. द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स आर: नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन. ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के. ठीक है ना. देयर आर सम मोर सब एटॉमिक पार्टिकल्स of atoms. They are, जैसे कि हम कौन कौन से हैं. एक हो गया आपका पॉजिट्रॉन. ठीक है ना. एक हो गया मीसॉन. और एग्जांपल ले लेते हैं, और जैसे कि एंटी प्रोटॉन. तो ये क्या है बेसिकली सब एटॉम, और जो दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके नाम लिख दिए मैंने. ठीक है ना. और अभी तक तो यही मेरे माइंड में आ रहे हैं. एक और होता है, मेरे को याद था अभी, वैसे आपको कोई पूछेगा नहीं, ये मैंने इन जनरल बता दिए हैं. वैसे और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन 3 मैंने आपके सामने लिख दिए. ठीक है ना. एक्सेट्रा लिख लेते हैं यहाँ पर. और भी बहुत सारे होते हैं, न्यूट्रियन ऐसे समथिंग कुछ होता है. ठीक है ना. तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन मेन जो है वो 3 यही हैं. तो इन 3 के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी डिस्कवरी कैसे हुई. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई उसको समझना है. सो देखिए, पहले तो किसने डिस्कवर करा वो देखते हैं. द इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. देखो लेक्चर जो है ये बहुत बेसिक सा लेक्चर है ये. इसके अंदर हम कुछ नई चीजें नहीं पढ़ रहे हैं. शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी और हो सकता है ना भी पढ़ी हो, लेकिन आप देखते रहें. ठीक है ना. चलिए
किसने डिस्कवर करा? थॉमसन ने। अब उन्होंने कैसे डिस्कवर करा उसको समझते हैं। उन्होंने क्या करा, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। क्या ली उन्होंने? एक डिस्चार्ज ट्यूब, कुछ इस तरीके से। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ये डिस्चार्ज ट्यूब मतलब कि खराब हुई हुई ट्यूब, और ये कहाँ पे यूज होती है? टेलीविजन में, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने क्या लगाया? एक वैक्यूम पंप। यहाँ पे उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगाया इस तरीके से। ये वैक्यूम पंप क्या था? जो इसके अंदर गैस है उसको बाहर निकालने के लिए। यहाँ पर उन्होंने लगाई 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाई इस तरीके से, और यहाँ पर उन्होंने लगाई बैटरी, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बैटरी लगाई। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। इसके अंदर सपोज कोई भी गैस है, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या करा, ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये नेगेटिव, सो ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव वन इज कॉल्ड कैथोड। जो नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोड बन गई, ये इलेक्ट्रोड कौन सी है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसका नाम होगा कैथोड। और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसका नाम होगा एनोड, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने गैस थी इसके अंदर, वैक्यूम पंप लगा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हमने बैटरी लगाई, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया। तो उन्होंने देखा कुछ भी नहीं हो रहा था। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रही थी, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था। अब उन्होंने क्या करा कि करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा। फिर उनको बाद में पता चला कि जो एयर है, एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि देखो बीच में कोई, इन 2 इलेक्ट्रोड के बीच में कोई इनको जोड़ने वाला तो है नहीं कि जो करंट यहाँ से यहाँ पास हो जाएगा। इनके बीच में कौन है? एक मीडियम एक ही है, वो है एयर। भाई इनके बीच में और कोई मीडियम तो है नहीं जो इलेक्ट्रिसिटी को इधर से इधर भेजेगा। कौन सा मीडियम है? एयर है। तो हमको पता है कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर नहीं पता तो याद रखें इसको, एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही होती तो हमारे चारों तरफ इतनी सारी वायर्स हैं, आप लोग देखते होंगे हाई टेंशन वायर्स जाती हैं रोड पे से, तो ओपन वायर्स होती हैं। तो उसके आसपास वाली एयर जो है वो आयनाइज हो जाती, और वो आयनाइज हो जाती तो हमको दूर खड़े खड़े करंट लग जाता। तो एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एयर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और यहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कोई एयर नहीं कह सकते, एयर भी हो सकती है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर उन्होंने गैस डाल रखी है, सपोज हाइड्रोजन गैस डाल रखी है, क्लोरीन गैस डाल रखी है, या सोडियम के वेपर्स डाल रखे हैं, कोई भी गैस हो सकती है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे ये वैक्यूम पंप लगाया। ये क्या है? वैक्यूम पंप। इस वैक्यूम पंप की हेल्प से उन्होंने क्या करा, एयर को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। एयर को बाहर निकालना स्टार्ट करा। अच्छा, पहले एयर को बाहर निकालने से पहले उन्होंने एक काम ये करा कि यहाँ पे पहले उन्होंने वोल्टेज बढ़ाई, क्योंकि उनको पहले स्टार्टिंग में ये नहीं पता था कि एयर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उन्होंने क्या करा, वोल्टेज लगाई, 10 वोल्ट की बैटरी लगा ली, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड लगाया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, करंट फ्लो ही ना हो। उन्होंने कहा शायद वोल्टेज कम है, वोल्टेज बढ़ाई, 10 वोल्ट, 20, 25, 30, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000 वोल्टेज बढ़ाते गए। उन्होंने 10,000 वोल्टेज तक बढ़ा दिया। कितनी वोल्टेज लगा दी उन्होंने? 10,000 वोल्ट, ठीक है ना। आपकी जो यहाँ से वायर जाती हैं वो 1100 वोल्ट होती हैं, उन्होंने 10,000 वोल्ट लगा दिया, फिर भी कुछ ना हो, इलेक्ट्रिसिटी पास ही ना हो। तो उन्होंने कहा यार यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। फिर बाद में उन्होंने स्टडी करा, उनको ये पता चला कि एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने यहाँ पर क्या करा, अब उनके माइंड में आया कि यहाँ से एयर निकालनी पड़ेगी। तो एयर निकालने के लिए उन्होंने यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया। अब वो क्या करेंगे, उन्होंने वोल्टेज तो 10,000 लगा के रखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब वो उन्होंने क्या करना है, वैक्यूम पंप की हेल्प से वो क्या करेंगे, यहाँ पर वैक्यूम पंप की हेल्प से यहाँ पर वो एयर को बाहर निकालेंगे, इस गैस को बाहर निकालेंगे। अब वो उन्होंने ऑब्जर्व करा जैसे जैसे एयर बाहर निकलती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, मतलब कि करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर क्या होता जा रहा है, एयर का प्रेशर अंदर कम होता जा रहा है, एयर बाहर आती जा रही है, तो वैसे वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, उन्होंने बहुत लो प्रेशर क्रिएट करा, और मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होनी स्टार्ट हुई, एट वेरी लो प्रेशर। कब? जब लो प्रेशर क्रिएट हुआ। अब लो प्रेशर कितना, लो प्रेशर 0.01 mmHg से 0.03 mmHg, इतना कम प्रेशर क्रिएट करा, तब जाकर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छी तरीके से कंडक्ट हो रही थी।
चलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी स्टार्ट हो गई। अब उन्होंने ऑब्जर्व क्या करा, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि यहाँ से कैथोड में से कुछ रेज निकलकर कहाँ जा रही है, एनोड की तरफ। कैथोड में से निकलकर कुछ रेज एनोड की तरफ जा रही हैं इस तरीके से, ठीक है ना, कुछ रेज जा रही हैं और इन रेज का क्या नाम रखा गया, कैथोड रेज। इन रेज का क्या नाम रखा गया, कैथोड रेज। ये रेज जो हैं ये क्या कहलाएंगी, कैथोड रेज। इनको कैथोड रेज क्यों कहा गया, दे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द कैथोड। कि मैंने क्या कहा, दे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम कैथोड। ये ऐसा लग रहा था कि कैथोड से आ रही हैं, एक्चुअली कैथोड से नहीं आ रही थी, उसकी बात करेंगे बाद में, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कैथोड में से आ रही है तो इसलिए इनका क्या नाम हो गया, कैथोड रेज। तो पहले कैथोड रेज को डिफाइन कर लेते हैं कि ये होती क्या है, ठीक है ना। व्हेन अ हाई वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज, कितनी वोल्टेज, 10,000 वोल्ट करंट is passed through the discharge glass tube at very low pressure, at very low pressure। वो लो प्रेशर कितना है, 0.01 से लेकर 0.03 mmHg तक हो सकता है ये प्रेशर। देन इनविजिबल रेज इमर्जिंग फ्रॉम कैथोड आर ऑब्जर्व्ड। These rays are called, उन रेज को हम क्या कहेंगे, कैथोड रेज, कैथोड रेज। इज इट क्लियर। चलिए देखो बच्चों, तो ये हमने एक्सप्लेन करा कैथोड रे क्या होती है, कि अब भी हम हाई वोल्टेज करंट पास कराते हैं लो प्रेशर पे, तो उस समय इनविजिबल रेज जो है नजर आती हैं कैथोड से निकलती हुई, उन रेज को हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज। अब देखिए यहाँ पर इन कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। सो लेट अस सी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखते हैं क्या करके। सबसे पहली प्रॉपर्टी, कैथोड रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये कैसे मूव करती हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। अब ये कैसे पता लगा कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, हो सकता है वेव की फॉर्म में मूव कर रही हो, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों कैसे पता लगा, क्योंकि ये तो इनविजिबल है, हमको दिख तो रही नहीं है, हमने कैसे पता करा कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब आप देखो यहाँ पर मेरी बात को समझेंगे, जैसे कि लाइट है, लाइट आ रही है हमारे ऊपर, ठीक है, मैं सब वो सामने कोई बल्ब जल रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो सामने से लाइट आ रही है, तो लाइट तो सीधी आती है, बिल्कुल लाइट तो बिल्कुल सीधी आएगी। तो मेरी यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो लाइट सीधी आ रही है, तो मेरे पीछे शेडो बनेगी ना, तो यहाँ से वहाँ लाइट तो जा नहीं पाएगी क्योंकि मेरी शेडो बनेगी वहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ से लाइट जानी थी उसकी जगह पर मैं आ गया, तो मैंने यहाँ की लाइट रोक दी, तो मेरी जगह पर पीछे शेडो बन जाएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि हम बीच में यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक फैन लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक फैन। फैन लगा देते हैं, तो ये रेस इधर जा रही थी, तो जब बीच में फैन आ जाएगा ये तो रोक देगा और बाकी रेस पीछे जाएंगी, तो उसकी जो पीछे शेडो बनेगी वो कैसी होगी, मतलब कि जहाँ पर जो फैन होगा वहाँ की जो रेस रुक जाएंगी,
बाकी रेज पीछे चली जाएंगी, तो इसलिए पीछे यहाँ पर इसकी शेडो बनेगी। तो इसलिए हमको यहाँ पे पता लगा कि जो है पीछे जो अगर शेडो बन रही है तो उसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन है। जैसे कि लाइट के केस में हमारी शेडो बनती है क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तो इसलिए ये भी स्ट्रेट लाइन में आ रही है क्योंकि इसकी भी पीछे शेडो बन रही थी। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है दीज रेज हैव मैकेनिकल इफेक्ट। सेकेंड वन इज these rays have mechanical effect, that is मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये रेज जब जा रही थी तो यहां पर जो फैन था उस फैन ने इसको रोटेट करा। मैकेनिकली मतलब आप समझ लो जैसे बॉल आ रही है, बॉल रखी हुई है तो मैंने उसको हिट करा, तो मैंने उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स लगाई तो उसके अंदर मूवमेंट आ गया। ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर जो रेस जा रही थी वो सीधी जा रही थी, उस रेस की वजह से ये फैन रोटेट करने लगा। जैसे ये रेस इसके ऊपर टकराई और ये फैन क्या होने लगा, रोटेट करने लगा। तो इससे पता लगा कि इसका क्या है, मैकेनिकल इफेक्ट है। मैकेनिकल इफेक्ट मतलब कि यहाँ पर ये फोर्स लगाती है, इसके अंदर मोमेंटम है। दीज रेस है मैकेनिकल इफेक्ट मतलब इसके अंदर मोमेंटम है, इसके अंदर ये क्या करती है, फोर्स भी लगाती है। भाई जो चीज फोर्स लगाएगी उसका मतलब उसके अंदर मोमेंटम है। ठीक है ना, उसके अंदर मैकेनिकल इफेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, दीज रेज है मैकेनिकल इफेक्ट, दैट इज इट व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक द पैडल व्हील which is kept between two electrodes, cathode rays strike when the cathode rays strike the paddle wheel which is kept between the cathode two electrodes get rotates। पैडल व्हील क्या होने लगा, रोटेट होने लगा। when the cathode rays strike the paddle wheel which is kept between the cathode ray starts rotating, वो रोटेट होने लगा। तो इससे क्या पता लगता है उसके अंदर क्या है, मैकेनिकल इफेक्ट है। सेकंड, these rays get deviate in the presence of electrical and the magnetic field, electric and magnetic field, electric and magnetic फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती हैं। मतलब कि सीधी जाते जाते अपने आप घूम जाती हैं। देखो सपोज यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रोड लगा लेता हूँ जो कि पॉजिटिव है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा लेता हूँ जो कि नेगेटिव है। ठीक है ना। तो यहाँ पर रेस सीधी जा रही थी, अगर मैंने इस तरह से एक पॉजिटिव प्लेट लगाई एक नेगेटिव प्लेट लगाई, इसका मतलब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो ये रेस जो है सीधी जाती जाती क्या हो जाएंगी, क्योंकि ये जो रेज है वो सीधी जाती जाती क्या हो जाएंगी, ये ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगी इस तरीके से, ये इस तरह से ऊपर की तरफ घूम जाएंगी। और किधर की तरफ घूमी, इस पॉजिटिव प्लेट की तरह, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गई है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो रेज है एक तो ये नेगेटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो है प्रेजेंस में ये क्या कर जाती है, डेविएट कर जाती हैं। तो दीज रेज गेट डेविएट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड is applied across these rays, it get deviate towards positively charged plate. This shows that
दिस शो दैट इट इज it is it is negatively charged। ये कैसी है? नेगेटिवली चार्ज रेज है। इट इज नेगेटिवली चार्ज रेज। बात समझ आएगी? यहां से पता लगा कि क्या है, नेगेटिवली चार्ज रेज। अब देखो नेगेटिवली चार्ज है और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है जनरेटर में कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या करता है, किसी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो तो वो क्या करता है, मूव करने लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं मूव करेगी ऊपर नीचे, साउथ या फिर नॉर्थ पोल की तरफ, अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। ठीक है ना? तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर क्या हुआ, मैं यहाँ पर परफोरेटेड एनोड लगा दूं, क्या कर दूं यहाँ पर मैं, परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड मीन्स कि इसके अंदर पोर्स होंगे। इस एनोड के अंदर क्या होंगे, छेद हुए हुए होंगे, पोर्स हुए हुए होंगे। तो ये रेज जब यहां से जा रही होंगी तो इस पोर्स में से निकल कर जाएंगी, पीछे यहां पर ग्लास के पास टकराएगी, पीछे यहां पर ग्लास के पास पीछे जाकर टकराएगी। और जैसे ही पीछे ग्लास के पास जाकर टकराएगी तो यहां पर क्या होगा, लाइट जलेगी ग्रीन कलर की। यहां पर इस तरीके से लाइट ग्लो आ जाएगा, कौन सा कलर का, ग्रीन कलर का। तो उसको कहते हैं फ्लोरेंस। यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, फ्लोरेंस क्रिएट हो जाएगा। कब, व्हेन, कब क्रिएट होता है, व्हेन द कैथोड रे स्ट्राइक द ग्लास देन इट क्रिएट फ्लोरेंस, इट मींस ग्रीन कलर। समझ आ गई? तो यहां पर लिख लेते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, व्हेन these rays strike the glass then it produce fluorescence। is it clear? that is ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। वहां पे क्या प्रोड्यूस करेंगे, ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, ये जो कैथोड रेज है ये एक्स रेज भी प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक्स रेज प्रोड्यूस करती है। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रे व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द हार्ड मेटल्स लाइक टंगस्टन। ये भी लिख लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन इट स्ट्राइक यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, when it strike with hard metal like tungsten, ठीक है ना, like tungsten, कॉपर एक्सेट्रा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी, किसकी, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज को देखते हुए हमने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करा, जो जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करा वो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। ठीक है, तो आप इसको लर्न करिए। अभी हम यहाँ पर हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ और बातें डिस्कस करनी है। पहले आप इसको देखें, फिर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की और प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अभी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ अब हमको यहाँ पर समझनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने कैथोड रेज को कहा कि वो इलेक्ट्रॉन्स, हमने उसको नाम दिया, किसने नाम दिया उसको, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन ने, क्योंकि उसने उसकी डिस्कवरी करी थी। अब देखो यहाँ पर मैं दोबारा से आपके सामने वही फिगर बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। थोड़ा छोटा करके बना रहा हूँ मैं फिगर को। ये एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरी इलेक्ट्रोड, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी,
और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे रेज इधर जाएंगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि यहाँ पर जो कैथोड रेज है क्या एक्चुअल में वो कैथोड से निकल रही हैं, वो क्या असलियत में है वो कैथोड से निकल रही है, हमको वो पता करना है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर कैथोड में से कोई रेज नहीं निकल रही है। असल में क्या है, सपोज इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस है तो वो हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगी, हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगी। अब क्या होगा, ये कैथोड है नेगेटिवली चार्ज, ये एनोड है पॉजिटिवली चार्ज। अब ये क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज है तो इस हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्शन देगा और उसको जबरदस्ती करेगा इसमें से निकालने की जबरदस्ती करेगा, तो इसको रिपल्शन देके निकालेगा और वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा इधर से ये पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता करता वो किधर की तरफ जाएगा, वो जाएगा बेसिकली एनोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन मूव करता करता किधर की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो कैथोड रेज हैं वो कैसे बनती है, जब एटम्स जो हैं इनके अंदर वो एटम्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इधर की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्शन होता है तो इसको धक्का देता है, उधर भेजता है। और ये एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है तो इनको अट्रैक्ट करता है तो ये इधर मूव करती चली जाती हैं। तो ये बेसिकली क्या बनाती है, कैथोड रेज, ठीक है ना। अब देखो ये कैथोड रेज किसकी वजह से बन रही है, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन्स का मास फिक्स होता है और इनके ऊपर चार्ज भी फिक्स होता है, ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स होता है, चार्ज भी फिक्स होता है। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों को पता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज होता है, उसका पर्टिकुलर मास होता है। अब कोई भी मैं गैस यहाँ पे रख दूं, सोडियम एटम रख दूं, सोडियम के वेपर्स डाल दूं यहाँ पर, तो सोडियम में से यही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्या इन सोडियम में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनका मास और चार्ज अलग होगा, बिल्कुल भी नहीं, यही होगा। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, कोई और गैस ले लेता हूँ, ऑक्सीजन गैस ले लेता हूँ, उन ऑक्सीजन एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उनका भी मास और चार्ज सेम होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमको बात करनी है चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज बाय मास को हम E बाय एम भी लिख लेते हैं, E बाय एम रेशियो। तो बेसिकली यहां पर हम क्या कहेंगे, द चार्ज बाय मास रेशियो फॉर द कैथोड रेज या ऑफ कैथोड रेज डज नॉट चेंज या डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है ये, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। भाई देखो कैथोड में से तो निकल नहीं रही है तो कैथोड के ऊपर तो डिपेंड करेगी नहीं, तो इलेक्ट्रोड किस चीज की बनी है तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब, ट्यूब के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी। गैस कोई सी भी हो, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने और इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज सेम होता है। तो हम यहाँ पर E बाय एम रेशियो निकालेंगे, तो वो E बाय एम चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज और मास का रेशियो निकालते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा और उसका जो मास होगा उन दोनों को डिवाइड करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको कहते हैं E बाय एम रेशियो। ये निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। आपसे डायरेक्ट एक नंबर में पूछी जा सकती है कि E बाय एम रेशियो ये है। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि E बाय एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन्स या फिर कैथोड रेज इज इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, क्या वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करती है, नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है वो पता करना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना है वो पता करना है, ठीक है ना। तो बेसिकली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है वो पता करना है। तो देखिए, तो चार्ज एब्सोल्यूट चार्ज कहते हैं जो इसको हम एब्सोल्यूट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। ठीक है ना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और साथ में यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, साथ में इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है। अब ये कैसे डिस्कवर करा गया? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, दिस वॉज कैलकुलेटेड बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसको फाइंड करा गया, कैलकुलेट करा गया। अब मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या होता है हमारे पास एक, वो क्या उन्होंने क्या करा, मिलिकन जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, एक चैम्बर लिया, बहुत बड़ा चैम्बर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने लगाया एक एटोमाइजर। क्या लगाया उन्होंने? एटोमाइजर। आप समझते होंगे एटोमाइजर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा नाई के पास जाते हैं, वो बाल पे पानी छिड़कता है, वो एक तरह से क्या है, एटोमाइजर है। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने थोड़ा अलग तरीके से बना लिया कि पीछे ये एक बलून सा है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैं ले रहा हूँ ऑयल, इसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, ऑयल होगा। उसको मैं जैसे पीछे से दबाऊंगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, फुहारा से निकलेगा, ऑयल का फुहारा निकलेगा यहाँ पर। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर बीच में मैं एक वॉल लगा रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये वॉल जो है पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो है नीचे बॉटम जो है नेगेटिव है। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। क्या लगा दी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इसको मैंने नेगेटिवली चार्ज कर दिया। और इस जो ये मैंने बीच में एक दीवार सी बनाई है, इसके अंदर मैंने कर दिया एक छोटा सा होल, बहुत छोटा सा होल। ठीक है ना। यहाँ पे आपको बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा सा होल है। अब क्या हुआ बेसिकली, जैसे ही मैं इस एटोमाइजर को कंप्रेस करूंगा, फुहार निकलेगी किसकी? ऑयल की। तो यहाँ पे ऑयल की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी बहुत छोटी छोटी सी, ऑयल की ड्रॉप्स आ जाएंगी बहुत छोटी छोटी। अब ये ऑयल ड्रॉप जो है, अगर मैं यहाँ पर ऑयल ड्रॉप छिड़कता हूँ तो ऑयल ड्रॉप क्या होंगी, वो नीचे आएंगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आएंगी। अब वो जैसे जैसे वो नीचे आएंगी तो कुछ ऑयल ड्रॉप यहाँ गिरेंगी, कुछ यहाँ गिरेंगी, और कुछ जो है इस होल में से नीचे आने की कोशिश करेंगी, यहाँ पर आने की कोशिश करेंगी ना, नीचे आएंगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये ऑयल ड्रॉप जैसे नीचे आएंगी ग्रेविटेशन की वजह से, अब देखो जैसे वो नीचे आएंगी मैं यहाँ पर एकदम से क्या कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर वायर लगाई हुई है। जैसी ऑयल ड्रॉप कोई यहाँ पे आएगी, अब मेरे को कैसे पता लगेगा ऑयल ड्रॉप यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक आईपीस। यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, एक आईपीस। ठीक है ना। आईपीस मतलब कि एक माइक्रोस्कोप टाइप से कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप टाइप से कह सकते हो। यहाँ पर ये हमारी आंख है, इस आंख से हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं। इधर यहाँ पर जैसे ही क्या होगा, कोई ड्रॉप आएगी हमको दिखेगी तो हम एकदम से क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर देंगे। यहाँ पर जो ड्रॉप है उस ड्रॉप को नीचे नहीं आने देना, कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने का कारण क्या है, इसको नीचे नहीं आना देना। अभी ध्यान से समझना, यहाँ पर हमने एक होल और करा हुआ है और यहाँ से हम क्या भेजेंगे, एक्स रेज। यहाँ से हम क्या भेजेंगे, एक्स रेज। ये एक्स रेज क्या करती हैं, ये एयर के अंदर जो गैसेस पार्टिकल हैं उनके साथ जैसे ही टकराती हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती हैं। समझ आ गई। यहाँ पे सपोज कोई गैस पार्टिकल है, एक्सरे आई, इसके साथ टकराई, उसमें से उस गैस पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगी। तो यहाँ पर चारों तरफ क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि बहुत सारी एक्सरेज जाएंगी। अब आपको पता है ऑयल की टेंडेंसी है अपने ऊपर किसी भी चीज को चिपका लेती है, ठीक है ना। जैसे कि ऑयल ड्रॉप नीचे आएगी, यहाँ पर हमने एक्सरेज पहले से ही भेजी होंगी। एक्सरेज में यहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत सारे निकले हुए होंगे गैसेस में से। जैसे ऑयल ड्रॉप नीचे आएगी, ठीक है ना, हम यहाँ पे एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो तो उसको नीचे पुल करेंगी। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस हिसाब से लगाएंगे कि जितनी ग्रेविटेशन फोर्स इसको नीचे लग रही है तो ये पॉजिटिव प्लेट उसको उतनी फोर्स के साथ ऊपर खींचे। तो क्या होगा, ये जो ऑयल ड्रॉप है बीच में रुक जाएगी। जितनी ग्रेविटेशन फोर्स इसको नीचे खींच रही है, जितनी फोर्स के साथ,
उतनी ही फोर्स के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर खींचेगी, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सरेज है, एक्सरेज ने जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकाले थे गैसेस में से, वो इलेक्ट्रॉन्स जाकर क्या होंगे, इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल इसको नीचे खींच रही है, तो जिसकी वजह से ये बीच में रुक जाएगी। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस हिसाब से लगाई है कि जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स हो उतनी ही ऊपर इसकी अट्रैक्टिव फोर्स हो जाए, तो ये ऑयल ड्रॉप बीच में आके रुक जाएगी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हमने बहुत बार एक्सपेरिमेंट करा, हमने देखा, हमने हर ऑयल के ऊपर, हर ऑयल ड्रॉप के ऊपर क्या देखा, चार्ज को कैलकुलेट करा। हमने हर ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करा और बहुत बार करा, थाउजेंड्स टाइम्स बार हमने इसको करा, और उसके अंदर हमने देखा जो सबसे छोटा चार्ज हमने जो देखा ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो सबसे छोटा चार्ज आया, वो चार्ज कितना आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमने कहा सबसे छोटा चार्ज। अब देखो क्या हो सकता है कि एक ऑयल ड्रॉप के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चिपक जाए, 2 चिपक जाए, 3 चिपक जाए, 4, 5, 6, 7, 10, 20, कितने भी चिपक सकते हैं। तो सपोज 2 चिपके तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, 2 इंटू दिस। और हमने देखा कि हर ऑयल ड्रॉप के ऊपर इस वैल्यू का मल्टीपल आ रहा था, समझ आ गई, इस वैल्यू का मल्टीपल आ रहा था। सपोज किसी के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा था, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो सॉल्व करके कितना आएगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो हमने देखा सब जगह इस चार्ज का मल्टीपल आ रहा था, और किसी 1-2 ड्रॉप के ऊपर हमने देखा कि सबसे जो छोटा चार्ज हमने देखा वहां पर कितना आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमने कहा इसका मतलब जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो सबसे जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, क्योंकि एक्सरेज ने यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करा था ना गैसेस में से, तो यहाँ पर जो उसके ऊपर जो चार्ज आया है, जो सबसे छोटा चार्ज आया है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो उन्होंने कहा इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो इसलिए हम इसके आगे क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन। इज इट क्लियर। तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। तो इससे हमने क्या निकाल लिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेसिकली हमको निकालना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों E/m रेशियो हमारे पास है, E/m कितना है, 1.75820 इंटू 10⁻11। अब आप देखो चार्ज की वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पुट कर दूंगा 1, खाली मैग्नीट्यूड पुट करेंगे हम, 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन m इक्वल्स टू 1.758820 इंटू 10⁻11। सॉल्व करेंगे m की वैल्यू, सॉल्व करके कितना आएगा m की वैल्यू, इसको उधर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे तो कितना आएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। kg में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर E/m रेशियो की वैल्यू क्या होती है, कूलम पर केजी। E/m रेशियो की वैल्यू क्या होती है, कूलम पर केजी, तो इसलिए यहाँ पर इसका मास केजी में आया। और चार्ज की यूनिट कितनी होती है, कूलम होती है, तो दैट्स वाई इसका मास कितना है, केजी में है। और इसकी जो m इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ग्राम में हो जाएगा, -27 ग्राम। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से हमने मास और चार्ज निकाला इलेक्ट्रॉन्स का। तो बच्चों हम आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा थ्योरेटिकली अभी स्टार्टिंग में, अभी आगे न्यूमेरिकल आएंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आप इसको देखें। कल हम बात करेंगे प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, एक साथ दोनों की बात करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आपने ये समझ लिया तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। इज इट क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।